अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम STA 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लेक्चर नंबर 12 को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स के जो कंटेंट हैं जो कि हमने इसमें स्टडी करना है वो देख लेते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, इंशाल्लाह जल्दी से कवर करने की इसको कोशिश करेंगे। इसके कंटेंट्स हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द वीडियो का मिलता रहे। तो फर्स्ट टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को स्टडी करने से पहले हम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली वेरिएबल्स का आपको पता ही होगा कि ये पर्सन टू पर्सन इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर वेरी करती हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। जो होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसको हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है, जो क्वांटिटेटिव होता है उसको हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है इसको हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर मेजरेबल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये एक आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है। और सेकेंडली ये बात जो है मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्विज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है इसको ही एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने कहा प्रेजेंस और एब्सेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट्स। प्रेजेंस और एब्सेंस जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं, ये भी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस का जस्ट आपने डेफिनेशन याद कर लें, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे, वहाँ पे इसका जो है वो अच्छे से कंसेप्ट दिया गया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस बेसिकली है क्या। ठीक हो गया, यहाँ पे जस्ट यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट करने हमने वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स को। ये कुछ हमें दिए गए हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, हम इनको हमने देखना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स को या एट्रीब्यूट्स को। और मैंने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव डाटा को कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जो कारकर्दगी है, स्टूडेंट्स देखें वो एक्सीलेंट है या वो गुड है, तो ये उसकी क्वालिटिव है, तो इसको कहेंगे एट्रीब्यूट्स। क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो इसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। सेकंड है द वेट ऑफ अ पर्सन इज 68 kg। अब हमारे पास जो है वो पर्सन का वेट 68 kg है, जो कि एक मेजरेबल क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकली मेजर कर सके उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, तो इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। थर्ड है मैरिटल स्टेटस, यानी ये अनमैरिड है या मैरिड है, तो ये उसकी जो है क्वालिटेटिव में आ जाएगा, यानी एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज 80, तो ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है न्यूमेरिकली, तो ये हमारे पास आएगा क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट आएगा रिलीजन। रिलीजन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, और क्वालिटेटिव को मैंने बताया था एट्रीब्यूट्स कहते हैं, तो इसको कहेंगे रिलीजन एट्रीब्यूट है। द एज ऑफ द पर्सन इज 54 ईयर्स, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव आएगा, ये डाटा है। अ टीचर रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरल लैंग्वेज स्किल्स। अब यहाँ पे जो है उनकी स्किल्स हैं, लैंग्वेज की स्किल्स हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते स्किल्स को, ये हमारे पास क्वालिटेटिव होगा, इट्स मीन एट्रीब्यूट्स है। द पीपल आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एजुकेशन के लेवल होते हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ठीक है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव आएगा। और लास्ट में है द हाइट ऑफ द ट्रीज एट अ नर्सरी, तो ये भी हमारे पास क्वालिटेटिव है। देखिए ये दोनों क्वालिटेटिव है, यानी दोनों एट्रीब्यूट्स में हमारे पास ये सजेस्ट किए जाएंगे कि ये दोनों जो है इनकी एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स। अब जो है ये क्या होती हैं, जब हम किसी वेरिएबल को इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है एट्रीब्यूट्स की। अब इसके जो है हम वेरिएबल्स को इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 पार्ट में ही करें, ये 3 पार्ट में और 3 से ज़्यादा भी हम डिवाइड कर सकते हैं।
अगर हम उसको 2 पार्ट में करेंगे उनको 2 फोल्ड डिवीजन कहेंगे, यानी डाइक्यूटोमाई। जेंडर स्मोकिंग इसकी एग्जांपल आएगी। जेंडर में मेल हो सकता है या फीमेल, स्मोकिंग में स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, हैबिट में आ जाएंगे उसकी गुड है बैड है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, तो इसके जो है हमारे पास ये 2 फोल्ड डिवीजन में आएंगी। इसी तरह 3 फोल्ड डिवीजन है जिसमें रेन हो जाती है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, रेस, ठीक हो गया। और मैनी फोल्ड डिवीजन में एक से ज़्यादा डिवीजन हो सकती हैं स्टूडेंट्स। इसमें 3 फोल्ड डिवीजन में हमारे पास उसने कहा परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, यानी उसकी एक्सीलेंट है, गुड है, बैड है, तो ये सारी जो है वो 3 में आएंगी। मैनी फोल्ड डिवीजन में उसका रिलीजन देखें, रिलीजन कितने टाइप्स के हैं। रिलीजन जो है हमारा तो इस्लाम है। इस तरह लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज कितनी है, बहुत ज़्यादा है। लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है, ठीक है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, तो ये लेवल जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये मैनी फोल्ड डिवीजन में इसलिए इस लेवल ऑफ एजुकेशन आया है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कौन सा जो है हम कह सकते हैं लेटर है या ग्रीक लेटर है वो किस को रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स में। इसमें हमने वो स्टडी करना है जो हमने प्रेजेंस और अब्सेंस का देखा था, डिस्क्राइब करते हैं जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, वो वाला प्रेजेंस और अब्सेंस का यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना है, ठीक है। उसने कहा कि हम कैपिटल लेटर्स ABC को जो है वो प्रेजेंस के लिए, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह जो ग्रीक लेटर्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये अब्सेंस को डिनोट करते हैं। और ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ABC, इसको कहते हैं कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं और ये प्रेजेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गैमा होगा ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड स्टेप है इफ़ वी आर स्टडिंग 2 और मोर एट्रीब्यूट्स देन देयर कॉम्बिनेशन कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय कंबाइनिंग द लेटर रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट्स। अगर ये दोनों ही हों, यानी हमारे पास प्रेजेंस भी हो और अब्सेंस, या पॉजिटिव भी हो नेगेटिव में, तो उनको कहेंगे कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस हो गया। देखिए ये क्लास है, क्लास में जो है वो स्मोकर्स भी मौजूद है, नॉन स्मोकर्स भी मौजूद हैं, जिसकी मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है। तो जो हमारे पास, अगर हमने देखा होगा कि स्मोकर्स का जो है वो BP, हमने देखना है कि किसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, स्मोकर्स का होता है या नॉन स्मोकर्स का होता है। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई स्मोकर्स का हुआ है तो जो नॉन स्मोकर्स होंगे उनको हम अब्सेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है अगर दोनों ही कंडीशंस उसमें यूज़ हों गिवन डाटा में, उनको कहेंगे ये कॉम्बिनेशन है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइंड टू एनी क्लास इज कॉल्ड द क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी आर डिनोटेड बाय इनक्लोजिंग द क्लास नंबर्स इन ब्रैकेट्स, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी, उसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और क्लास फ्रीक्वेंसी को हम जो है क्लोज ब्रैकेट से इस सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी की अगर एक एग्जांपल हम ले लें कि हमारे पास स्मोकर्स की तादाद अगर 49 है तो 49 यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें ऑर्डर एंड नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। इसको स्टूडेंट्स मैं अपनी वर्डिंग में ही बता देती हूँ, बाकी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने की ज़रूरत है। उसने कहा कि ऑर्डर ऑफ क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है इनको हम डिटरमाइन जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्लास फ्रीक्वेंसी की बेस पर कर सकते हैं। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट है एग्जांपल AB एंड ABC। यहाँ पे A है तो फर्स्ट होगा, AB होगा सेकंड ऑर्डर होगा, इसी तरह ABC होगा तो थर्ड ऑर्डर होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करते हैं n के साथ, और हमारे पास जीरो फ्रीक्वेंसी तब होगी जब कोई भी एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल है इफ़ वी आर कंसीडरिंग एन एट्रीब्यूट सच एज A देन, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, देखिए हमारे पास जिसमें ऑर्डर इसका फर्स्ट है, ऐसे ही है हमारे पास इसमें n यहाँ पे कैपिटल A रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रही हूँ, देखिए एक स्मोकर है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अल्फ़ा जो है वो स्मोकर नहीं है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए दो ही कंडीशन है, हो सकता है या नहीं हो सकता, इन दोनों का जो टोटल है वो n आएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पे स्मोकिंग हैबिट्स को ही लिया गया है।
उसमें दो ही होती हैं कंडीशन, या तो स्मोकर होगा या स्मोकर नहीं होगा, और इनकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 बन गई है। इसी तरह अगर 2 एट्रीब्यूट्स हो A एंड B, वहाँ पे जस्ट एक ही एट्रीब्यूट्स था, अब 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर जो है वो 9 बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने, क्योंकि 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स में एक तो हमने स्मोकिंग हैबिट्स लेनी है और दूसरा जो है वो हार्ट अटैकर्स लेनी है। स्मोकिंग हैबिट्स में हमारे पास यहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्मोकर है और B रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि वो स्मोकर नहीं है, यानी नॉन स्मोकर है और हार्ट अटैक जो है वो नहीं हुआ, और A B जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो स्मोकर भी है, उसको हार्ट अटैक भी हुआ है। A बीटा रिप्रेजेंट करता है कि वो स्मोकर है और उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। अल्फ़ा बीटा वो स्मोकर नहीं है लेकिन हार्ट अटैक हुआ है, एंड अल्फ़ा बीटा दोनों ही आ जाएंगे, ये बी है सॉरी, ये अल्फ़ा बीटा दोनों में मतलब है कि ना ही वो स्मोकर है और ना ही वो जो है उसको हार्ट अटैक हुआ, तो ये जो है वो इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज़ n, अगर n होंगे तो 3 की पावर n आ जाएगी, अगर 3 की पावर n आएगी तो 27, यानी 3 को 3 की पावर में लेंगे तो वो 27 बन जाएगा। ठीक है, आई होप इसकी आपको समझ आ ही गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज। स्टूडेंट बेसिकली अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी वो होती है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल है, अगर n एट्रीब्यूट्स हैं तो नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी को 2 की पावर n में डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो इनको सम करते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी को। इसकी एग्जांपल है, अगर एक ऑर्डर होगा तो सिंपली a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह अगर 2 ऑर्डर होंगे तो वो, यानी हम कह सकते हैं कि ये देखिए अभी हमने नाम पढ़े थे कि अगर हमारे पास जो है वो 2 ऑर्डर हुए तो जो है ए बी प्लस ए बीटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द राइट साइड आर द सम ऑफ द अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज। ये हमारे पास क्योंकि ये नंबर ऑफ जो है ऑर्डर को, हाईएस्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं, इसको हम अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कहेंगे। यानी 3 एट्रीब्यूट्स ए बी और सी हैं, और हमने स्टूडेंट्स देखा था पीछे अभी एग्जाम्पल में कि हमारे पास जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए बी, अगर हमारे पास एक स्मोकिंग हैबिट ली थी और दूसरा हमने हार्ट डिजीज़ का लिया था, हमारे पास स्मोकिंग हैबिट्स में या तो स्मोकर होता है या नहीं होता, और हार्ट डिजीज़ में या उसको हार्ट डिजीज़ होंगी, ठीक है, या नहीं होंगी, या हार्ट अटैक कह लें। ठीक है, तो कोई भी एज अ एग्जाम्पल हमने जस्ट समझने के लिए लेना है तो आप कुछ भी ले सकती हैं। तो आपको समझ आ गई होगी आई होप कि अल्फ़ा और बीटा रिप्रेजेंट करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि नेगेटिव को, यानी नहीं है, लेकिन जो ए बी सी लेटर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि है। तो जो है ये सारा कंसेप्ट पीछे वाला ही है, बाकी इसमें जो है कोई और, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस any class frequency in terms of the known class frequency, we can treat the class samples as operators and can multiply them together like algebraically quantities, writing a n for the operation of n according attributes। यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, अगर ऑर्डर a होगा तो इसको जो हम देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास जो है algebraically राइट किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, a रिप्रेजेंट क्या करता है कि ऑर्डर एक है, ठीक है, एक ऑर्डर है, और n रिप्रेजेंट करते हैं कि जितनी हमारे पास जो है होल को, इन सब के सम को, तो हमारे पास n आएगा साथ में। अगर हमारे पास अल्फ़ा होगा तो इस तरह डिनोट किया जाएगा, यानी अगर एक स्मोकर है तो वो जो है उसका n का मतलब है कि वो सारे उसको टोटल करेगा, और अल्फ़ा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्मोकर नहीं है तो वो उनको टोटल करेगा। इसी तरह ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो स्मोकर जो है वो है और अल्फ़ा जो है नहीं है, तो ये इस तरह इसकी है वो बन जाएगा। यानी n जो है वो आपको पता है कि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, यानी ये जो है वो टोटल सम करता है, टोटल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह इन दोनों को क्या किया है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसमें से यहाँ पे n कॉमन आ गया है, और पीछे जो है वो n हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल है। यानी वो अगर स्मोकिंग हैबिट में देखें वो स्मोकर है और नहीं है, तो ये दो कंडीशन है, जस्ट हमने इसको ही प्रूव करना था। ओमिटिंग n वी गेट अ सिंबॉलिक रिलेशन एज a प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, a प्लस अल्फ़ा जो है वो 1 के इक्वल है। यहाँ से अगर हमने a की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कैपिटल a आ जाएगा। स्टूडेंट एक और बात आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो a प्लस अल्फ़ा जो है 1 के इक्वल किस तरह आ गया, लेकिन यहाँ पे तो जो है नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इनको हमने डिवाइड करना है, a प्लस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय n, जब n n के साथ डिवाइड होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे a प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे जो है नेक्स्ट ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव की गई है। नेक्स्ट हम जो है पॉजिटिव ऑपरेटर्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पास अल्फ़ा b है, अल्फ़ा जो है फर्स्ट एट्रीब्यूट को यानी उसकी फर्स्ट एट्रीब्यूट की अब्सेंस को जाहिर कर रहा है, b जो है वो सेकंड एट्रीब्यूट की प्रेजेंस को जाहिर कर रहा है। जब ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फ़ा b मल्टीप्लाई n बन जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा जो है 1 माइनस a के इक्वल होता है, ये देखें अभी ड्राइव की है, तो इसको हम अल्फ़ा की जगह 1 माइनस a लगा देंगे, b सेम एस और मल्टीप्लाई n वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सिंपली क्या करना है कि b n को इन सब के साथ जो है हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी इनके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब हम b को हम इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस बी ए बन गया है, b माइनस या ए बी, ठीक है, इंटू n इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, b माइनस ए बी हमारे पास आ गया है जब ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हमारे पास 3 ऑर्डर का आएगा अल्फ़ा बीटा गैमा, यानी तीनों जो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स इसमें अब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये n के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमने इनकी वैल्यूज़ जो कि ड्राइव की है वो हम पुट कर लेंगे। अल्फ़ा 1 माइनस ए के इक्वल होता है, बीटा 1 माइनस बी, गैमा 1 माइनस सी। यानी जब हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इसके साथ आ जाएंगी तो ये क्लास फ्रिक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक और बात है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जब इनको हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्लास फ्रिक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो n से मल्टीप्लाई किया गया था तो ये फ़ौरन क्लास फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने लग गए थे। कंसिस्टेंस क्या होता है, एनी क्लास फ्रिक्वेंसीज विच हैव बीन और माइट हैव बीन ऑब्जर्व्ड विथ वन and the same population may be said to be consistent with one another because they conform with one another and do not conflict in any way। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये उन्होंने बताया है कि कंसिस्टेंसी को हम मेजर तब कर सकते हैं जब भी कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी हो और वो सेम पॉपुलेशन से मेजर की जा सके, ठीक है। कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी हो सकती है, उसको हम अगर सेम एक ही पॉपुलेशन से मेजर करें तब जो है ये कंसिस्टेंसी होगी। और अगर क्लास फ्रिक्वेंसी हमारे पास नेगेटिव आए तो इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है, यानी इनकंसिस्टेंस है। याद रहे कि हमारे पास जो है इफ़ एनी अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव द गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसी विल बी इनकंसिस्टेंट। तो ये इसका मैंने आपको जो है वो शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दिया है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से जो है वो ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। A market investigator returns the following data of 1000 people consulted: 811 like chocolates, 758 like toffee, and 418 like white sweets, 570 like chocolates and toffee, 356 like chocolates and white sweets, and 348 like toffee and white sweets, 297 like all three. Show that this information must be incorrect। इसका सोल्यूशन है, देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1000 पीपल है तो n आ जाएगा, और हमारे पास जो है 811 लाइक जस्ट चॉकलेट्स, तो 8 हमारे पास a इक्वल आ जाएगा, यानी एक ही ग्रुप है या एक ही एट्रीब्यूट है। सेकंड हमारे पास दो इसमें 758, b c हमारे पास 418 आ जाएगा, जिसको हमारे पास कह सकते हैं बॉइल्ड स्वीट्स लाइक करता है। इसी तरह हमारे पास देखें 570 लाइक चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी, ये दो एट्रीब्यूट्स को लाइक कर रहे हैं तो हम इसको ए बी की टर्म में लिखेंगे। और 570 में हमारे पास उसने कहा कि 570 जो है वो लाइक करते हैं चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी, इसी तरह इसको ए सी लिखेंगे। और फिर हमारे पास पी सी 348। अब लास्ट में देखें 297 वाला जो है वो लाइक कर रहा है तीनों को, तो हम ए बी सी की टर्म में से लिखा जाएगा। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास जो है वो चॉकलेट्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास बॉइल्ड स्वीट्स को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉफ़ी को, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो एक टेबल बनाएं किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर ए बी ए सी बी सी इस तरह उनकी वैल्यूज़ राइट कर सकते हैं। अब हम इसका टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंस इज दैट नो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, इसका हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि ये नेगेटिव है या नहीं है। अगर हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे पास जिसकी
क्लास फ्रिक्वेंसी जो है वो नेगेटिव आई तो ये इनकंसिस्टेंस को शो करेगा। तो चलते हैं ज़रा इसकी एग्जांपल के सॉल्यूशन की तरफ। जैसे कि हमने इसका फार्मूला स्टडी किया था, ये देखिए ये इसका हमारे पास फार्मूला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। फार्मूला इसका जो है अल्फ़ा बीटा गैमा जो कि जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका जो है हमने वैल्यू पुट की थी और उसके बाद जो है इसका फाइनल फार्मूला जो कि हमारे पास इस टर्म में बनता है, क्लास फ्रिक्वेंसी आ जाती है। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए ए बी सी सब हमारे पास गिवन है, दरमियान में माइनस का साइन है। ए बी ए सी बी सी इनके दरमियान प्लस का साइन है और माइनस ए बी सी। जब आप इनको वैल्यूज़ को जो है गिवन फार्मूला में पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर जो है वो -10 से <10 होगा, यानी 0 से <-10 होगा, यानी नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब है कि ये टेंस जो है वो इनकंसिस्टेंस को शो कर रहा है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी कि आपने वैल्यूज़ कैसे राइट करनी है और इसका जो फार्मूला है इसको अच्छे से फाइनल को रट ले। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है, ये उन्होंने सोल्यूशन जो है यहाँ पर भी आपको बताया है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर दो एट्रीब्यूट्स हों और दोनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हों, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, वी एक्सपेक्ट टू फाइंड द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ए अमंगस द बी एज अमंगस द बीटा, ठीक है। इंडिपेंडेंस को अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखें तो ए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्मोकर्स को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट डिजीज़ को। अब ए और बी जो है ये स्मोकर और हार्ट डिजीज़ एक दूसरे के इनपे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो इंडिपेंडेंस की हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्राइटेरियन है इंडिपेंडेंस का। इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, यानी दो एट्रीब्यूट्स हैं। अभी हमने देखा है कि ए अगर सपोज किया है स्मोकर है, बी यानी हार्ट डिजीज़ है। इनका जो है हमने रोज और कॉलम्स में एक टेबल बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी ए हमारे पास अगर एक स्मोकर है तो अल्फ़ा स्मोकर वो नहीं है, बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ है, बीटा यानी उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है। सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए बी आ गया, ए बीटा आ गया। इसी तरह ये हमारे पास अल्फ़ा बी आ गया है, इनको मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा आ गया है, इनको मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा आ जाएगा और इनको जब हम टोटल करेंगे तो ए प्लस अल्फ़ा जो है वो एन के इक्वल आ जाएगा। ये हमने अभी स्टडी किया था। इसी तरह इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा और इसको करेंगे, ये सम करेंगे दोनों को तो बी आ जाएगा, यानी टोटल करने से हमारे पास ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स हैं इंडिपेंडेंट हो, ए बी ओवर बी इज इक्वल टू ए ओवर एन। एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल है, जो कि हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। द proportions of A's against the B's is the same as in the population at large. This equation can be written AB is equal to AB over N. Following the criterion of independence, the above table is replaced by the following tables. Just students इसमें ये डिफरेंस है कि डिवाइड आपने n से कर देना है, ठीक है, बाकी कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम एज वही है। नेक्स्ट उसने कहा कि द सेल्फ फ्रिक्वेंसीज इन द टेबल, उसको जो है वो एक्सपेक्टेड सेल्फ फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। एक्सपेक्टेड सेल्फ फ्रिक्वेंसी इन द ith रो एंड jth कॉलम, जिसका मतलब है कि 8 रो होगी और c कॉलम होगा, डिवाइडेड बाय n वेयर ri एंड ci आर द कोरस्पेंडिंग रो एंड कॉलम, टोटल्स एंड n इज द टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इनका फार्मूला जो है ना ये आप देख लें, ri रो है, c jth कॉलम है, डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी ए और बी अगर एसोसिएट हों, if they appear together a large number of times then it is expected if they are independent। अब एसोसिएशन जो है वो इनका 2 मेथड है जिसके से हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एसोसिएशन से वैसे ही पता चल गया होगा कि ए और बी जो है वो एक दूसरे से एसोसिएट हो, यानी उनका लिंक हो। वहाँ पे अगर इंडिपेंडेंस में पढ़ा था कि उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन इनके दरमियान जो है वो लिंक होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान। तो इसके मेजर करने की 2 मेथड्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में ये वाला फार्मूला जो है वो आप रट लें, यूज़ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसका ये फार्मूला है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो
इसमें दो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसका ये फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी, ठीक है। पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें को आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है ना ये जो है Q ये लाई करता है -1 और +1 के दरमियान, ठीक है। अगर ये Q की वैल्यू +1 आ जाए हम कहेंगे कि ये कंप्लीट एसोसिएशन है। अगर Q की वैल्यू -1 आए तो हम कहेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन है, ठीक हो गया। अगर ये Q 0 के इक्वल आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें यही समझने वाली चीज़ थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन में ये फार्मूला यूज़ होगा, आपके सामने राइट किया गया है। उसके बाद जो है ना इसकी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास Q इज़ इक्वल टू 2y/1 + y² है, यानी y की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट आप इसमें फार्मूला की डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टीज़ वही सेम है कि अगर हमारे पास जो है वो Q पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास कंप्लीट एसोसिएशन होगा, Q नेगेटिव हुआ तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, अगर Q 0 के इक्वल है तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया। दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बाय यूज मेथड बिटवीन inoculation against cholera and assumptions from attack not attack for the following data। स्टूडेंट यहाँ पे जो है इनोकुलेशन का मतलब है कि इंजेक्शन है, ठीक है। कोलेरा वॉमिटिंग, ठीक है, इस तरह के सेंस में कोलेरा का यूज़ किया जाता है, एक डिजीज़ है। उसने कहा कि हमारे पास डाटा है यहाँ पे, इंजेक्शन अगर इनोकुलेटेड लगाया है तो अटैक नहीं किया, अगर नहीं लगाया तो अटैक किया है, यानी 2 एट्रीब्यूट्स गिवन है, ठीक है। अब इनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जो है वहाँ पे ये भी बताया है कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यूज मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। वो हमने स्टडी किया है जो कि इक्वल होता है Q इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा बी ओवर ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास गिवन है और ये वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इस में जो कि हमारे पास यूज़ मेथड है इसके फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर जो है वो 0.855 आ जाएगा। 0.855 जो है हाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव होगा तो ये कंप्लीट एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टीजेंसी टेबल। स्टूडेंट्स बेसिकली कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होता है इसको मैं अपनी वर्डिंग बता देती हूँ, ये सबको आप छोड़ें। हमारे पास जो है इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट ए होता है और दूसरा एट्रीब्यूट बी होता है। जो एट्रीब्यूट ए होता है इसको एस क्लासेस के साथ डिवाइड करना है और जो बी एट्रीब्यूट है इसको टी क्लासेस के साथ डिवाइड करना है। इस तरह जो है एस क्रॉस टी हमारे पास जो है क्लासेस ऑफ द टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टिजेंसी टेबल बन जाएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टिजेंसी टेबल इज द 2x2 टेबल, ठीक है, इन विच द 2 एट्रीब्यूट्स आर डाइकोटोमाइज्ड। स्टूडेंट बेसिकली डाइकोटोमाइज होता है जिसमें एक वेरिएबल को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। पीछे हमने डिस्कस किया था ट्राइकोटोमाइज इस तरह होता है कि एक वेरिएबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, उसको कहते हैं। द वैल्यू इन दिस सेल्स ऑफ कॉन्टिजेंसी टेबल्स आर कॉल्ड द सेल फ्रिक्वेंसीज। पीछे हमने जो है इसको कहते थे कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी, इसको अब हम सेल फ्रिक्वेंसीज कहेंगे, ठीक है। द रो एंड कॉलम टोटल्स आर कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़। देखिए अगर हम इन दोनों रोज को या इन दोनों कॉलम्स को अगर हम करेंगे ऐड तो हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर दोनों रोज को करेंगे ऐड तो भी हमारे पास यही मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स हमने जो है लास्ट लेक्चर्स जितने भी कवर किए हैं उसमें जो है वो टेस्टिंग करना सीखी है कि किस तरह हम करते हैं हाइपोथेसिस की। तो इसमें जो है वो जस्ट इसमें स्टैटिक्स हाइपोथेसिस वाला जो है या टेस्ट स्टैटिक्स वाला स्टेप वो चेंज है, बाकी सेम है वैसे ही करना है। इसको टेस्ट करती कि इंडिपेंडेंस को जब हम टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस को आपने स्टेट करना है। बेसिकली नल हाइपोथेसिस जिसमें जो है वो वैल्यू असाइन करते हैं जो कि हमने रिजेक्ट करनी होती है, और जो हमारे पास होता है H1 वो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। इसने कहा कि ये जो है वो काई स्क्वायर स्टैटिक्स है और इसमें टेस्ट स्टैटिक जो कौन सा यूज़ होगा
कंपेयर द एक्सपेक्टेड एंड द ऑब्जर्व सेल्फ फ्रिक्वेंसीज। यहाँ पे हमारे पास काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन और रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करना है एक्सेप्ट वैल्यू से, इन दोनों का स्क्वायर लेने के बाद एक्सेप्ट वैल्यू पर डिवाइड करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक अप्रोक्सीमेट ला काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद, और इसका जो है वो v इज इक्वल टू r-1 c-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, याद रखना है कि काई स्क्वायर जो हमारे पास होती है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 इंटू c-1 होता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे, उसमें ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है फॉर अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वैल्यू देन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर हमारे पास काई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर हो जाएगी क्रिटिकल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट की लास्ट एग्जांपल है हमारे इस लेक्चर की। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज using 0.05 significance level. Test the hypothesis that there is no difference between vaccinated and अनवैक्सीनेटेड ग्रुप्स। तो याद रखना है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस में हमने यूज़ करना है। स्टूडेंट जब भी हम किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके जो है फर्स्ट 3 रूल जो है वो सेम एज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट टेस्ट स्टेटिक उसमें डिफरेंस उसमें थोड़ा सा आ जाता है, उसके बाद जो है वो कंक्लूजन भी उसमें है ना वही करनी होती है। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, फिर अल्टरनेटिव, फिर सिग्निफिकेंस लेवल, टेस्ट स्टैटिक्स, उसके बाद हमने जो है वो उसकी थोड़ी सी डेरिवेशंस करनी होती हैं, फिर जाके कंक्लूजन कर लेनी होती है। तो इसमें फर्स्ट 3 स्टेप्स हमारे पास सेम ही हैं। तो चलते हैं ज़रा अपने नोट्स की तरफ। ये देखें वही सारे उन्होंने किए हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसमें जो नल हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स वो है द वैक्सीनेटेड एंड द डिजीज आर इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है ना कोई डिफरेंस नहीं है, तो नल में रिजेक्ट आता है तो इंडिपेंडेंट करेंगे। अल्टरनेटिव में जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उनका H1 जो है वो अल्टरनेट होता है उस H0 का। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। टेस्ट स्टैटिक्स का हमने काई स्क्वायर का ये अभी फार्मूला स्टडी किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको फाइंड आउट कर लेना है क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू नहीं है। तो उसको फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है लास्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वन वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय द लास्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकेंड वेरिएबल, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो 26 हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की लास्ट फ्रिक्वेंसी है, सेकंड वेरिएबल की लास्ट फ्रिक्वेंसी 51 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 96 आएगा। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.91 आएगा। इसी तरह सेम एज 70 हमने करना है मल्टीप्लाई 51 के साथ, तो डिवाइड करेंगे 90 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही 96 है। और फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसमें आएगा फर्स्ट वेरिएबल की लास्ट जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और इसी तरह सेकंड वेरिएबल की लास्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये आपने जो है वो यही फार्मूला पुट करके सबको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना था कि ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से माइनस करना है क्योंकि हमारे पास फार्मूला में यही रिक्वायरमेंट है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास ये आई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, हमने सिंपली इनको माइनस कर देना है और माइनस करके फिर इनका जो है हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू पर आपने डिवाइड करना है। यानी आपने जो है इसका स्क्वायर करने के बाद ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ये वाली है 13.91 यानी 23.13 डिवाइडेड बाय 13.91। ठीक है, तो आपके पास 1.670 आ जाएगा। इसी तरह 23.04 डिवाइड करेंगे 37.2 के साथ तो 0.619 आ जाएगा। ये सारा आपने ऐसा ही करना है। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपली क्या करना है वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, हमारे पास 4.88 आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशंस। क्रिटिकल रीजन जो है वो रिजेक्टेड H0 का अगर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो काई स्क्वायर ग्रेटर देन हो क्रिटिकल वैल्यू से तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। ऐसे ही पढ़ा था हमारे पास जो है वो 4.88 है कैलकुलेटेड वैल्यू, लेकिन जो क्रिटिकल रीजन है वो 0.0 हमने अल्फ़ा पर रखा था, लेकिन ये 2 से 1 या 1 से 2 तक था। तो इस टेबल वैल्यू हम इसकी चेक करेंगे जो कि 3.84 आ जाएगी। अब 4.88 ग्रेटर देन है 3.84 के, तो हम कहेंगे कि रिजेक्ट करेंगे H0 के साथ। ठीक है, आई होप इसकी एग्जांपल की आपको समझ आ गई होगी। बहुत सारा सिंपल एग्जांपल थी ये। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसको बेल आइकन पर भी प्रेस करना है। ठीक है।
तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।